चलिएगा, तो अब हमारा जो फोकस होगा वो होगा फोर्थ नंबर पे। नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मिस्ट का उस समय के, उनका जिनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हु वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट सोशल रिफॉर्मिस्ट एंड ही वाज आल्सो नोन एज द रेनेसा ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल के पुनर्जागरण के लिए एक मुख्य व्यक्ति के रूप में जाना जाता है किसे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। ठीक है, तो अगर हम इनके बारे में डिस्कस करना शुरू करें तो देखिए सबसे खास जो इन्होंने इनका जो सबसे बड़ा जो योगदान है वो आप सभी जानते हैं, वो है विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है, विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए जो इन्होंने आंदोलन किया और फिर वो सक्सेस उन्हें जो मिली, वो इनके मूवमेंट का, इनके पूरे जीवन का सबसे मुख्य हम इन्हें योगदान मानते हैं। ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं जो इन्होंने की, खासतौर से वुमेन्स के राइट्स या महिलाओं के अधिकारों के लिए इन्होंने काफी प्रयत्न किए हैं। ठीक है, चाइल्ड मैरिज, ठीक है, पॉलीगैमी, ये सारी की सारी जो हिंदू रिलीजन या हिंदू समाज में व्याप्त जो कुरीतियां थी, जो अंधविश्वास थे, जो ट्रेडिशंस थे, उनको समाप्त करने के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन भर क्या किया है, संघर्ष किया है। ठीक है, इवन अगर हम बात करें ना, तो इन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी एक विधवा के साथ किया था, एक विडो के साथ किया था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। और देखिए इनका जो जन्म 1820 में हुआ था, इन 1820 इनका जन्म हुआ था। बंगाल के काफी पुअर फैमिली में, बंगाल की काफी एक निर्धन परिवार में इनका जन्म हुआ था 1820 में, 26 ऑफ सितंबर 1820 को। और इनका जो निधन हुआ वो 1891 में हुआ था, लगभग 70 वर्ष की आयु में, 70 ईयर की एज में। और इनका जो स्वास्थ्य था वो काफी खराब हो गया था, यानी खराब स्वास्थ्य के कारण इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो 1820 इनका जन्म हुआ है। ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड अ की फिगर ऑफ बंगाल रेनेसा। ठीक है, तो एक मुख्य समाज सेवी, सुधारक और साथ ही बंगाल के रेनेसा, बंगाल के पुनर्जागरण के लिए एक मुख्य व्यक्ति के रूप में इन्हें जाना जाता। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज बोर्न इन बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी में एक विलेज में, एक गांव में इनका जन्म हुआ था जिसका नाम था बिरसिंह विलेज। बिरसिंह गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो देखिए एक महान व्यक्ति हैं, जैसे हमने राजा राम मोहन राय की बात करी है, केशव चंद्र सेन, या इनके पहले देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करिए, उसी रैंक के उतने ही सम्मानी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है किसे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। ठीक है, तो जन्म और मृत्यु के बारे में मैंने आप लोगों से बात कर ली है। देखिए इन्होंने ना कई सारी चीजें शुरू की, जैसे कि अगर हम बात करें, इन्होंने स्कूल्स खोले थे, इन्होंने कॉलेजेस ओपन किए थे, इन्होंने टीचिंग की थी। ये संस्कृत के एक महान विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। संस्कृत के अलावा बंगाली लैंग्वेज में भी इनकी अच्छी खासी पकड़ थी, बट संस्कृत के एक विद्वान के रूप में जाना जाता है। और इन्हें जो नाम दिया गया ना विद्यासागर, वो इनके नॉलेज या इंटेलेक्चुअलिटी के कारण ही इन्हें ये नाम मिला है विद्यासागर। विद्यासागर का मतलब होता है ओशियन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का सागर। ठीक है, इन्हें कहा गया ज्ञान का सागर, यानी विद्या सागर। ठीक है, इट मीन्स कि इन्हें संस्कृत भाषा में, संस्कृत लैंग्वेज में काफी महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा इनकी क्या थी, पकड़ थी। ठीक है, ही सेटअप अ टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल। इन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल क्या किए थे, शुरू किए थे। ठीक है, और सबसे खास बात, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन बंगाल टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एडमिशन फी एंड द ट्यूशन फी। ठीक है, तो ये फर्स्ट बंगाल के पहले व्यक्ति थे, या हम बोलेंगे इंडिया के फर्स्ट पर्सन थे, जिन्होंने ट्यूशन फी और एडमिशन फी की जो अवधारणा थी, जो कंसेप्ट थे, उनको इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला कि ही इंट्रोड्यूस या ही सेटअप टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल सो दैट देयर वुड बी यूनिफॉर्मिटी इन टीचिंग स्टैंडर्ड्स एंड द मेथड्स। तो वहां पर क्या होता था कि टीचिंग स्टैंडर्ड और जो यूनिफॉर्मिटी, यानी एक समानता, एक समरूपता जो टीचिंग में होती है, उसके बारे में जानकारी दी जाती थी। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ वुमेन्स एडुकेशन। ठीक है, तो ये महिला शिक्षा या स्त्री शिक्षा के हमेशा पक्षकार थे, उनके एडवोकेट किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक बेसिक जानकारी, इंफॉर्मेशन बताई है किसके बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर में के बारे में। विद्यासागर्स आइडियाज वर अ हैप्पी ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न थॉट्स। ठीक है, तो देखिए इंडियन इंफॉर्मेशन, इंडियन लर्निंग, इंडियन
टीचिंग या इंडिया के हिस्ट्री की अब सारी चीज़ों के बारे में ना इनको कंप्लीट नॉलेज था या ठीक तरह से ज्ञान था। बट अगर हम बात करें ना तो वेस्टर्न एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन के लिए इनके जो ताले थे, इनकी जो आंखें थी वो बंद नहीं थी। इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को भी सपोर्ट किया है और उसको भी ग्रहण करने की काफ़ी कोशिश की। ठीक है, तो क्या कहा जाता है इनके बारे में, इनके बारे में कहा जाता है कि ये भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति के एक सुखद संयोग का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, तो डबल से बोल देता हूं मैं, विद्यासागर्स आइडिया वर अ हैप्पी ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न थॉट। इंडियन एंड वेस्टर्न थॉट के हैप्पी ब्लेंड यानी सुखद संयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय और पाश्चात्य शिक्षा या पाश्चात्य संस्कृति के सुखद संयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स थे, जो प्रैक्टिसेस थी, जो वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न रिफॉर्म्स के रूप में हम समझ सकते थे, तो उनको अप्लाई किया जाना चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए, उसके भी ये क्या हैं, एडवोकेट हैं। ठीक है, इन 1850 में ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज। तो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में अपॉइंट हुए इन 1850। कई बुक्स में 1851 आप लोग देखेंगे तो इसमें कोई खास बात नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। बट ये ध्यान रखिएगा कि इन 1850 यानी 1850 में ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इन्हें प्रिंसिपल की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया था। कहां पर? संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, तो इन्हें ये संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल की पोस्ट पर अपॉइंट हुए थे इन 1850 में। ठीक है, तो ये एक खास बात आप लोग देख रहे हैं। देखिए इनका जन्म ही कब हुआ है, इनका जन्म ही हुआ 1820 यानी 30 ईयर की एज में ही ये संस्कृत कॉलेज के क्या बन गए थे, प्रिंसिपल बन गए थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ही वॉज डिटरमाइंड टू ब्रेक द प्रीस्टली मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चुरल नॉलेज, and for this he opened the Sanskrit college to non-Brahmins and also introduced Western thoughts in Sanskrit college। तो ये एक खास चीज है जो आपको समझना है, जो इनके स्ट्रगल या इनके संघर्ष से संबंधित है। वो ये कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में, हमारी कंट्री में जो एंशियंट कल्चर था, जो संस्कृति थी, जो परंपरा थी, वो ये थी कि जो भी हमारे धार्मिक स्क्रिप्चर्स हैं, जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने की जो एकाधिकार थे, उनको रीड करने के जो अधिकार थे, उनको लिखने के जो अधिकार थे, वो सिर्फ और सिर्फ पुरोहित वर्ग या ब्राह्मणों को ही दिए जाते थे। ठीक है, सिर्फ ब्राह्मण ही संस्कृत पढ़ सकता था, ब्राह्मण ही संस्कृत लिख सकता था, ब्राह्मण ही जो वेद है, जो पुराण है, जो धार्मिक ग्रंथ है, उन्हें पढ़ सकते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बाकी जाति या बाकी लोगों के लिए भी अपने जो संस्कृत कॉलेज थे उसके गेट ओपन कर दिए। सबसे पहले तो इन्होंने एक संस्कृत कॉलेज जो है ओपन किया और वहां पे जो नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स थे, जो गैर ब्राह्मण लोग थे, उन्हें क्या किया, एडमिशन दिया, ताकि वो लोग भी संस्कृत को पढ़ सकें और संस्कृत जो है सभी लोगों में स्प्रेड हो सके। ठीक है, तो ये एक खास काम जो इन्होंने किया, एक बार फिर से पढ़ देता हूं मैं। ही वॉज डिटरमाइंड टू ब्रेक द प्रीस्टली मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चरल नॉलेज, यानी ये चाहते थे कि जो स्क्रिप्चरल नॉलेज पर मोनोपोली थी, जो एकाधिकार बना हुआ था किसका, प्रीस्टली कम्युनिटी यानी कि पुरोहित वर्ग का, वो समाप्त होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या किया, फॉर दिस ही ओपन द संस्कृत कॉलेज, इसके लिए इन्होंने संस्कृत कॉलेज ओपन किया टू नॉन ब्राह्मण्स, किसको, ताकि वहां पर नॉन ब्राह्मण्स यानी कि गैर ब्राह्मण आ सके, एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस वेस्टर्न थॉट्स इन संस्कृत कॉलेज। साथ ही उस संस्कृत कॉलेज में, उस संस्कृत विश्वविद्यालय में इन्होंने जो वेस्टर्न थॉट्स हैं, जो पश्चिमी या पाश्चात्य विचारधाराएं हैं, उन्हें भी क्या किया है, स्टार्ट कराया, उन्हें उनकी भी क्या की है, शुरुआत कराई है। ठीक है, तो ये एक खास चीज है जो आप लोगों को समझना है। इन्होंने संस्कृत कॉलेज के जो दरवाजे थे वो गैर ब्राह्मणों के लिए खोल दिए, क्योंकि वे संस्कृत के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति के तत्कालीन एकाधिकार के विरोधी थे। यही चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ईश्वरचंद विद्यासागर के क्या स्ट्रगल्स हैं, उन्होंने क्या काम किया है। तो ये एक खास पॉइंट ये है कि ये संस्कृत पर जो मोनोपोली थी उसे खत्म करना चाहते थे और संस्कृत सभी के लिए एक लैंग्वेज के रूप में एक उसको ये नाम देना चाह रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
Apart from this, his work modernizing education in Bengal, he also championed in cause of women. तो देखिए ये एक खास चीज जो मैंने आप लोगों को बताना है वो ये है कि इन्होंने साथ ही किस पर फोकस किया है, मॉडर्नाइजिंग एजुकेशन इन बंगाल। तो बंगाल में आधुनिक शिक्षा जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके ये सपोर्टर रहे हैं। साथ ही इन्हें वुमेन्स के राइट्स के लिए, कॉज ऑफ वुमेन्स के लिए भी एक मुख्य व्यक्ति, एक चैंपियन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक खास चीज है जो ध्यान रखना है आप लोगों को। वुमेन राइट के लिए, वुमेन्स अधिकारों के लिए इन्होंने काफी कुछ किया है। जैसे कि ही फॉट अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इम्पोजिंग सेवरल रिस्ट्रिक्शंस ऑन विडोज। तो ये किस चीज के सबसे ज्यादा खिलाफ थे कि विधवाओं पर जो हिंदू कट्टर लोग थे, जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे, उनके द्वारा कई सारे रिस्ट्रिक्शंस, कई सारी पाबंदियां लगाई जाती थी। ठीक है, तो डबल से मैं आप लोगों को पढ़ देता हूं। ही फोट अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इम्पोजिंग सेवरल रिस्ट्रिक्शंस ऑन विडोज। तो विधवाओं पर जो कई प्रतिबंध लगाए जाते थे उसके ये घोर विरोधी थे, उसके खिलाफ इन्होंने काफी संघर्ष किया। विडोज वर रिक्वायर्ड टू सेव देयर हेड्स एंड बियर व्हाइट ऑल द टाइम। तो ये चीज, ये परंपरा आप लोगों को पता है आज भी चलती है कई जगहों पर। तो हिंदू धर्म में ये परंपरा थी कि जो विधवाएं होती थी उन्हें अपने सिर को मुंडवाना पड़ता था, अपने सिर का सेव कराना पड़ता था और हमेशा उन्हें व्हाइट क्लोथ्स यानी व्हाइट जो साड़ी है वो पहनना पड़ती थी। ठीक है, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन था इन विडोज पर, विधवाओं पर। दे वर ऑल्सो नॉट अलाउड टू मूव आउटसाइड देयर होम्स। और साथ ही वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। हैड टू लीड अ लाइफ ऑफ हार्ड डोमेस्टिक लेबर एंड सेमी स्टारवेशन। तो इनका जो जीवन था वो काफी कष्टकर था। ठीक है ना, इन्हें काफी दुख दिए जाते थे, इनसे काफी लेबरस वर्क यानी काफी कठोर कार्य कराया जाता था, इन्हें भूखा रहना पड़ता था। ठीक है, तो महिलाओं जो विधवा थे उनको, विधवाओं की जो स्थिति थी इंडिया की सोसाइटी में काफी ज्यादा बुरी थी। उसके लिए इन्होंने काफी कुछ किया। जैसे कि विद्यासागर फेल्ट आउटरेज्ड एट दिस इनजस्टिस एंड एडवोकेटेड विडो रीमैरिज। तो इन्होंने इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया, आवाज उठाई और विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए इन्होंने आंदोलन शुरू किया। लगभग 1855 की बात करें तो इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए मूवमेंट शुरू किया और धीरे धीरे ये मूवमेंट इंडिया के या अलग अलग प्रेसिडेंसी में भी फैला। जैसे बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, बंगाल में तो ये थे ही, और भी इंडिया के अलग अलग पार्ट में जो विडो रीमैरिज को लेकर जो आंदोलन था वो स्प्रेड हुआ, उसका फैलना शुरू हुआ एंड फाइनली इन्हें सक्सेस मिली, सफलता मिली। ही प्रेज्ड द ब्रिटिश अथॉरिटीज टू पास द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। इन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटीज को दबाव डालना शुरू किया कि वो एक हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास कराएं और 1856 की अगर हम बात करें 1856 में कंपनी रूल के समय ही हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही खास चीज है जो आप लोगों को समझना है, वो ये है कि हिंदू विडो रीमैरिज जो अधिनियम था, रीमैरिज जो एक्ट था, वो इन्हीं के प्रयत्नों से पास होता है। 1856 या 1856, 1856 में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था। ठीक है ना, किसके प्रयत्नों से हुआ था, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था। ठीक है, और इसे एक लीगलाइजेशन अथॉरिटी मिल गई थी, एक लीगलाइज्ड अधिकार मिल गया था ड्यूरिंग द रूल ऑफ कंपनी इन इंडिया। तो जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्या कर रही थी, शासन। आप सभी को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक रूल किया है, 1858 तक, 1858 तक। ठीक है, 1857 में रिवोल्ट हुआ, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होता है और फिर ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश पार्लियामेंट्री रूल या हम बोलते हैं कि क्राउन रूल इंडिया पर शुरू होता है। ठीक है, तो ये एक खास बात हो गई। अब देखिए, जब ये कानून पास हो गया उसके बाद जो पहला जो कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह हुआ कलकत्ता में, इनकी देखरेख में, इनकी उपस्थिति में, वो हुआ 7 दिसंबर 1856 को। तो 7 दिसंबर 1856 को पहला जो कलकत्ता में पहला जो विधवा पुनर्विवाह था वो इनकी देखरेख में किया गया था।
ठीक है ना। और उस दिन को काफी ज्यादा उल्लेख किया जाता है, उस दिन का काफी ज्यादा उल्लेख किया जाता है कई सारे प्रत्यक्षदर्शियों के माध्यम से। और उस समय पर कई सारे सम्मान किए गए थे, कई सारे सम्मान पूर्वक एक्टिविटी की गई थी, किसके लिए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए, ठीक है। तो इनकी देखरेख में पहला विवाह हुआ था, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें ना, तो इन्होंने और भी वुमेन विडोज के अलावा अगर बात करें तो जो टीन एज है, ठीक है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी उनकी जो विवाह पद्धति चला करती थी, उनका जो मैरिज की जाती थी, उसके खिलाफ भी आवाज उठाई है। टीनेज एंड प्री टीन गर्ल्स वर मैरिड ऑफ टू ओल्ड मेंस। तो ये जो छोटी छोटी लड़कियां होती थी, जो टीन एज या प्री टीन एज जो गर्ल्स होती थी, उनका विवाह कर दिया जाता था कई बार ओल्ड मेंस, बुजुर्ग लोगों के साथ। बताइए ये जो प्रैक्टिस है, मतलब कितनी बुरी प्रैक्टिस हम बोलेंगे, कितनी बुरी रीति रिवाज इसे कहा जाएगा कि काफी छोटी छोटी लड़कियों का विवाह किसके साथ किया जाता था? ओल्ड मैन या बुजुर्ग लोगों के साथ कर दिया जाता था। एंड कंसिक्वेंटली वर विडोड एट अ वेरी यंग एज। और मतलब आप ये समझें कि अब अगर बुजुर्ग से किया है तो कुछ ही दिनों में वो क्या हो जाती थी? विधवा हो जाती थी, ठीक है ना। जब उनकी यंग एज आती थी तब तक वो क्या हो जाएगी? विडो हो जाएंगी। अब हाँ, इसके पहले तो अगर 1829 के पहले तो क्या होता था कि अब वो विडो हो गई तो फिर उन्हें क्या कर दिया जाता था? सती कर दिया जाता था। यानी इतनी बुरी प्रैक्टिस थी, इतनी बुरी हालत थी महिलाओं की, और महिलाओं को या फीमेल्स को एक प्रकार से एक ऑब्जेक्ट के रूप में हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इन्होंने हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास कराया है, साथ ही महिलाओं के अधिकारों के लिए बात की है, और जो कम उम्र में, जो कम एज में जो विवाह किया जाता था उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। साथ ही जो पॉलीगेमी की जो प्रथा थी उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। पॉलीगेमी मीन्स बहुविवाह, यानी कई सारे जो विवाह करने की पद्धति या रिवाज हिंदू धर्म में चलता था उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई है, ठीक है। विद्यासागर यूज्ड एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स टू प्रूव दैट विडो रीमैरिज वाज सैंक्शन्ड एज also that polygamy was not endorsed by the scripture। तो जैसे कि राजा राममोहन राय ने क्या किया था कि हिंदू जो ग्रंथ थे, जो एंशिएंट टेक्स्ट थे, जैसे वेद हो गया, 5 मुख्य उपनिषदों को उन्होंने बांग्ला भाषा में अनुवाद कराया था, और लोगों को ये बात बताई थी कि देखिए इन ग्रंथों में इस तरह की बातें लिखी हुई है। एज इट इज इन्होंने किया है कि इन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का सहारा लिया और पब्लिक को या जनता को ये बताने की कोशिश की है कि किसी भी ग्रंथ में जो विधवा पुनर्विवाह है उसको, उस पर रोक नहीं लगाई गई है। और साथ ही जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में पॉलीगेमी के बारे में मना किया गया है, प्रतिबंध किया गया है, यानी बहुविवाह के बारे में रोक लगाने या उस प्रैक्टिस को ना करने की के बारे में बातें बोली गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखना है। ही फोर्ट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगेमी, जो मैंने बताया, जो विधवा, जो चाइल्ड मैरिज होती थी, छोटे छोटे बच्चों का जो विवाह होता था, और जो पॉलीगेमी, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। He had worked for women's education, इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया। As government inspector of school, he helped to establish 35 girls school, many of which he ran at his own expenses। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो थे ना, ये गवर्नमेंट स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में जॉब किया करते थे। गवर्नमेंट ऑफिसर थे जो स्कूल इंस्पेक्टर या एजुकेशन इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हुआ करते थे, और उसी के नाते इन्होंने क्या किया, 35 गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किए थे। 35 लड़कियों के जो स्कूल थे, विद्यालय थे, वो शुरू किए थे। 35 गर्ल्स स्कूल इन्होंने ओपन कराए थे, बिकॉज ही वॉज वर्कड एज द गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। और इन 35 स्कूलों में ना कई सारे स्कूल्स इन्होंने अपने एक्सपेंस पर, अपने खर्चे पर, अपने खुद के खर्चे पर क्या किए थे, ओपन कराए थे, ठीक है। एज अ सेक्रेटरी ऑफ बेथुन स्कूल, देखिए कलकत्ता में एक बेथुन स्कूल हुआ करता था जो 1849 में ओपन किया गया था, और उस बेथुन स्कूल के जो सचिव थे, जो सेक्रेटरी थे, वो कौन थे, ईश्वरचंद विद्यासागर थे, ठीक है। तो एज अ सेक्रेटरी ऑफ बेथुन स्कूल ही वाज वन ऑफ द पायोनियर ऑफ हायर एजुकेशन फॉर वुमेन्स इन इंडिया। तो बेथुन स्कूल के सेक्रेटरी होने के नाते इन्होंने महिलाओं को उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए, महिलाओं को हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, उसके लिए भी काफी कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की थी, उसके लिए भी काफी कुछ कार्य किए थे, ठीक है। तो बेथुन स्कूल के सेक्रेटरी होने के नाते इन्होंने महिलाओं को सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन तक ही सीमित नहीं रहने दिया, उनको हायर एजुकेशन के लिए भी मोटिवेट किया, और उसके लिए भी इन्होंने कार्य किए। ही वॉज, अच्छा, इनके विवाह की अगर बात करें ना, तो इनकी भी विवाह एक टीनेज में हो गई थी, ठीक है। ही वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 14 ईयर, इनका विवाह 14 साल की उम्र में हो गया था,
और किसके साथ हुआ था, तो दीना मणि देवी नामक एक फीमेल के साथ इनका विवाह हुआ था और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था नारायण चंद्र। और जैसे कि मैंने बोला कि इन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी किसके साथ किया, एक विधवा के साथ किया था। तो ध्यान रखिएगा कि ईश्वरचंद विद्यासागर अरेंज द मैरिज ऑफ हिज सन टू अ विडो, इन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी एक विधवा से किया है। ही ऑथर्ड मेनी बुक्स, इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं जिसमें सबसे फेमस नाम है बेताल पंच वित्तासी। तो बेताल पंच वित्तासी इनकी एक फेमस बुक है। साथ ही इन्होंने एक बंगाल न्यूज़पेपर भी शुरू किया था जिसका नाम था सोम प्रकाश। ठीक है, तो यहां से तो खैर ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इनके द्वारा जो बुक्स वगैरह लिखी गई है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इनके द्वारा जो एक्टिव रोल जो सोशल रिफॉर्म के लिए जो इन्होंने काम किया, खासतौर से हिंदू विडो रीमैरिज के लिए जो इन्होंने काम किया है, ठीक है, महिलाओं की एजुकेशन के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए जो काम किया है, ठीक है, और जो संस्कृत शिक्षा के लिए जो इन्होंने देखा है कि जो सिर्फ ब्राह्मणों को दी जाती थी या सिर्फ ब्राह्मण को अथॉरिटी थी, उसके लिए इन्होंने सभी या गैर ब्राह्मण्स के लिए भी अपने कॉलेज जो है वो ओपन किए थे, उनको भी ये अधिकार दिलाए थे। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जा सकते हैं आप लोगों से ईश्वरचंद विद्यासागर के ऊपर से। और ईश्वरचंद विद्यासागर वाज द सोशल रिफॉर्मिस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे अगले रिफॉर्मिस्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट समाज सेवी सुधारक के बारे में।